Hello everyone. Today we will start our next topic of this chapter, Indian Constitution. Let us start with the case study. The process of making of Indian Constitution began many decades before India got independence. जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस थी ये इंडिपेंडेंस के 10 ईयर बिफोर ही स्टार्ट हो गई थी. डिकेड मीन्स द पीरियड ऑफ 10 years. The Constitution of India was first drafted by Motilal Nehru in 1928. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने ड्राफ्ट किया था? फर्स्टली मोतीलाल नेहरू ने 1928 में. द लेजिस्लेचर्स दैट ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस वो वीक एंड वोटिंग राइट्स वर नॉट गिवन टू एवरीवन. जो ब्रिटिशर्स का लेजिस्लेचर था वो बहुत ज़्यादा वीक था और उसमें सभी को वोट देने का राइट नहीं दिया गया था. सो इंडियन लॉ मेकर्स हैड लर्नड फ्रॉम एक्सपीरियंस ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल एंड यूटिलाइज्ड ऑल ऑफ दिस वाइल राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. Many of the institutional details and procedures were borrowed from colonial laws like the Government of India Act 1935. The Assembly made sure that proper modifications were done suiting the interest of our country while taking inspiration from other constitutions. So जो इंडियन लॉ मेकर्स थे उन्होंने क्या सीखा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लेके अदर कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और जो सिटीजन्स के लिए करेक्ट थे वो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाए. द ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कन्वेंट इन दिसंबर 1946. ये असेंबली कब बनाई गई थी? दिसंबर 1946 में. जो इस मेंबर्स होते हैं असेंबली के वो सिर्फ इंडियंस ही होते हैं. The Assembly started drafting this constitution for independent India. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee and Dr. Rajendra Prasad was the chairman of Constituent Assembly. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. Our constitution was adopted on 26 November 1949 and came into effect on 26 January 1950. कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 में और इसको इफेक्ट में लाया 26 जनवरी 1950 जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, नाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द नेचर ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी? कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन डेमोक्रेसी के नेचर को कैसे डिफाइन करता है? India is a diverse democratic country. Thousands of people belonging to various communities, religions and cultures vote to elect a government that governs them. अब इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है और डाइवर्स है. यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत सारे कल्चर्स हैं. सभी लोग एक ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं जो कि पूरी इंडिया को गवर्न करती है. Indian Parliament is formed by people elected by Indian citizens that represent a common feeling of unity, taking along varied cultures, religions and communities. अब डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट कम्युनिटीज़ होने के बाद भी किसी एक ही पर्सन को इलेक्ट किया जाता है इंडियन सिटीजन्स के थ्रू. These are the values and principles that are reflected in Indian Constitution. यही वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होते हैं. A constitution is very essential फॉर अ डेमोक्रेसी. अब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है डेमोक्रेसी के लिए. क्यों? बिकॉज इट डिफाइंस द नेचर एंड प्रिंसिपल्स ऑन विच इट फंक्शंस. ये उस कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो डेमोक्रेसी में नेचर और प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री दैट हैज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दैट प्रोवाइड्स इट्स पीपल विद फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़, लॉज एंड फ्रीडम. अब इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है जिसमें जो इंडियन सिटीजन्स है उनके लिए कुछ राइट्स बनाए गए हैं, कुछ ड्यूटीज़ दी गई हैं, लॉज एंड फ्रीडम दिए गए हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट इन इट्स पीपल इज़ द पावर टू इलेक्ट द गवर्नमेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट पावर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दी है? पीपल्स को दी है कि वो गवर्नमेंट को चूज़ करें. इन इंडिया, as per universal adult franchise, every citizen above the age of 18 years has the right to vote for a candidate that he or she deems fit to represent him or her on a national level and govern the country. अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अकॉर्डिंग क्या है? जो 18 ईयर का है या 18 ईयर से अबव है उन पर्सनस को राइट देने का, वोट देने का राइट है. वो अपना कैंडिडेट खुद चूज़ कर सकते हैं. While we elect our government, the representatives, however, need to adhere to the values and principles established by our constitution.
Many times there are several issues that arise to become a threat for our democracy. Let us learn about them through some small cases. अभी गवर्नमेंट बनने के बाद बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो कि डेमोक्रेसी के लिए डेंजरस होते हैं. इसको हम एक स्मॉल केस के थ्रू समझते हैं. ये केस हाइपोथेटिकल है, मीन्स इमेजिनरी केस है. इसमें रियलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से समझाया जा रहा है. केस 1. नागपाल शर्मा हैज़ बिन चोजन अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोमिनेंट स्टेट इन इंडिया. अब इंडिया के कोई सी भी स्टेट का आप एक एग्जाम्पल समझ ली कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नागपाल शर्मा. ही इज़ नाउ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द स्टेट. अब वो चीफ मिनिस्टर है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए. आफ्टर कमिंग टू पावर ही स्टार्ट्स मिस यूजिंग इट बाई पुटिंग कॉन्स्टेंट्स ओवर पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजन्स एक्सेप्ट द वन फॉलोड बाय हिम. अब जब वो पावर में आ गए तो उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया. People of other religion start facing issues where they are restricted in many ways to freely follow their religion. अब वो क्या करते थे, किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करते थे जिसकी वजह से जो अदर रिलीजन के पर्सन्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, वो बहुत सारे इश्यूज फेस करने लग गए. इन सच केस वेर आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु हैज़ बिन मिसयूजिंग हिज पावर, अ कॉन्स्टिट्यूशन कम्स टू रेस्क्यू. अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कोई जो पावरफुल पर्सन है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे रेस्ट्रिक्ट करता है अपनी पावर का मिसयूज़ करने से. आर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एवरी सिटीज़न द फ्रीडम टू फॉलो एंड परस्यू एनी रिलीजन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है कि कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सकता है. दिस इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट विच इज़ सेफगार्डेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ केस 2. The issue of dominance of people of the state XYZ over the tribes living in the area is becoming bigger day by day. अब एक इशू आया है ट्राइबल पीपल का, जो आदिवासी लोग होते हैं. ओके, वो किसी सपोज़ वो किसी स्टेट में गए. द स्टेट इज़ द होम टू मैनी पीपल हु यूज़ टू बिलोंग टू सम रीजनल ट्राइब्स इन द स्टेट. अब इस स्टेट में क्या होता है, अलग अलग तरह के पीपल्स रहते हैं, कोई किसी रिलीजन का है, कोई कौन सी कास्ट का है. They are now working towards making their place in cities and villages for a better life. अब वो जो ट्राइबल पीपल थे उन लोगों ने सोचा कि वो लोग विलेज से सिटीज़ में जाकर बसें और अपनी बेटर लाइफ चूज़ करें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है उनकी फैमिलीज़ के लिए. A large group of people already living in the cities and villages are creating issues by not giving them job. अब ऑलरेडी सिटीज़ में बहुत सारे पीपल्स रहते थे तो उन लोगों ने क्या किया, जो विलेज से पीपल्स आए थे उन लोगों को जॉब नहीं दी, उन्हें रहने के लिए घर नहीं दिया. सम ट्राइबल्स आर ऑल्सो थ्रेटन टू गो बैक टू देयर नेटिव रीजन्स. अब बहुत सारे ट्राइबल्स ऐसे थे जो बहुत डर गए थे, उन लोगों ने सोचा हम लोग अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं. इवन द पुलिस वाज़न्ट सपोर्टिंग देम. जो पुलिस होती थी उन लोगों ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया. द ट्राइबल्स आर वेरी फ्यू इन नंबर. अब ट्राइबल्स जो थे वो माइनॉरिटी थी, उनकी पॉपुलेशन कम थी रैदर देन मेजोरिटी. जो वहाँ पर ऑलरेडी सिटीज़ में पीपल रहते थे वो लोग मेजोरिटी में थे, और जो ट्राइबल पीपल विलेजेस से आए थे वो माइनॉरिटी में थे. सो वो लोग डोमिनेट होना स्टार्ट हो गए. इश्यूज़ लाइक दिस वर व्हेन वन कम्युनिटी और अ ग्रुप ऑफ पीपल क्रिएट डोमिनेंस ओवर माइनॉरिटीज़ कम अप इन अवर डाइवर्स कंट्री. अब ये ऐसी चीज़ें ना हो हमारी कंट्री में, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दिया गया है. बट द राइट ऑफ दिस माइनॉरिटीज़ आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ये जो माइनॉरिटी पीपल्स हैं इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट दिया गया है. एवरी सिटीजन हमारे कंट्री इज इक्वल बिफोर लॉ. कौन सा राइट है, राइट टू इक्वालिटी. ओके, सो एवरी सिटीजन इज़ फ्री. सभी लोग फ्री हैं कि वो इक्वालिटी में रह सके. Do you think this kind of issues can be tackled well in a democratic and diverse country like India if there weren't any provision for them in our constitution? अब ऐसे केसेस देख के आपको समझ में आया ना कि ऐसे इश्यूज नहीं होते हैं अगर कंट्री डेमोक्रेटिक होती है. सपोज़ कीजिए कि अगर हमारी कंट्री में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो मीन्स कोई राइट्स नहीं होते, कोई लॉज नहीं होते, तो क्या इस टाइप के सिचुएशंस हम लोग टैकल कर पाते? नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स कौन कौन से हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड विद अटमोस्ट केयर एंड थॉट. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा केयरफुली और बहुत सोच समझ कर बनाया गया है.
It was meant for a country that had a variety of communities, cultures, religions and ideologies. क्यों? क्योंकि जो हमारी इंडिया है, जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे रिलीजन्स है, बहुत ज़्यादा कल्चर्स है, इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सोच समझ कर बनाया जाता है. टू मेंटेन इन इक्वल एंड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, एरेडिकेटिंग एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम social evils like discrimination and injustice while instilling a feeling of unity among them was one of the main ideas behind drafting our constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेन आइडिया किसको दिया गया है कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इनजस्टिस ना हो किसी भी पीपल के साथ, किसी भी सिटीज़न के साथ, सब में यूनिटी मेंटेन रहें, ये सोच कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है. लेट अस लर्न अबाउट द की फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. नाउ कौन कौन से की फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के? फर्स्ट वन इज़ फेडरलिज्म, सेकेंड इज़ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड इज़ सेपरेशन ऑफ पावर्स, फोर्थ one is fundamental rights, and last one is secularism. Okay, so first federalism. Just as a school educating children from nursery to class 12 has various levels for proper and efficient functioning, our government too has various level in its structure. जैसे कि आप स्कूल में देखते हैं नर्सरी से क्लास 12 होती है तो उन लोगों को अलग अलग लेवल में डिवाइड किया जाता है. जैसे नर्सरी LKG UKG हो गए प्री प्राइमरी में, 1st to 5th हो गए प्राइमरी सेक्शन, 6th to 8th हो गया TGT सेक्शन एंड 9th to 12th हो गया PGT सेक्शन. ओके, इसी टाइप से गवर्नमेंट ने को भी अलग अलग लेवल में स्ट्रक्ट किया गया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स आवर गवर्नमेंट अ 3-tier स्ट्रक्चर वेयर देयर इज़ अ गवर्नमेंट एट सेंटर, स्टेट एंड विलेज लेवल. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी गवर्नमेंट को 3-tier स्ट्रक्चर में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड इज़ स्टेट गवर्नमेंट एंड थर्ड वन इज़ विलेज लेवल. This is done to ensure that the decision making for a vast country like India does not only lie in the hand of central government but in the hand of smaller units that understand and can serve the regions better. अब इंडिया क्या है? वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है. सो कोई भी एक मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के हैंड में सब कुछ ना देकर उसको स्मॉलर यूनिट्स में भी दिया गया है ताकि हम लोग उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें. गवर्नमेंट, the state government and Panchayati Raj take care of the major and basic functioning and decision making in their region while central government take care of the whole country. जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो पंचायती राज होता है, वो लोग अपने मेजर डिसीशंस खुद लेते हैं वो ताकि वो अच्छे से उस रीजन के बारे में समझ सकें, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकें. स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो स्टेट वाइज अपना सब कुछ गवर्न करती है और जो पंचायती राज होता है वो विलेज की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते हैं. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरी होल कंट्री को देखती है. नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया हैज़ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज स्टेटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. The Constituent Assembly that drafted our Constitution considered Indian citizens above the age of 18 years as responsible and wise enough to vote and elect their own representative for the government. अब इंडिया जो है उसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलती है. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और उसमें इंडियन सिटीज़न को कंसिडर किया गया है कि जो इंडियन सिटीज़न की एज हो जाती है 18 ईयर्स की या उससे ज़्यादा तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं. वो अपना वोट खुद चूज़ कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ कर सकते हैं और उन्हें वोट दे सकते हैं. टू मेक श्योर दैट सोशल एविल्स सच एज डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट सिस्टम डज नॉट हैम्पर दिस सिस्टम. इसमें श्योरिटी होती है कि जो सोशल एविल्स होती है लाइक डिस्क्रिमिनेशन हुआ, भेदभाव हुआ, कास्ट सिस्टम हुआ, ये सब कुछ उस सिस्टम में कोई मायने नहीं रखते हैं. अ कास्टिंग वोट वॉज मेड अ सीक्रेट थ्रू अ सीक्रेट बैलेट. सभी लोगों को वोट देने का राइट है. उसमें न तो कोई कास्ट सिस्टम आता है, ना कोई डिस्क्रिमिनेशन आता है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. सब लोगों को वोट देने का राइट है. ऑल द सिटीजन्स irrespective ऑफ देयर कास्ट और रिलीजन वर गिवन द राइट टू स्टैंड इन एन इलेक्शन thus establishing द बेसिस फॉर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. जो वोट देने की लाइन लगती है तो उसमें भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है. कोई कितना ही रिच हो, कोई पुअर हो, किसकी कास्ट क्या है, किसी की रिलीजन क्या है, नथिंग मैटर्स. सभी लोग लाइन में खड़े रहते हैं. Thus, the elected as well as nominated representative form the Parliament of India, where different political parties come together to ensure effective governance in India. Next is separation of powers.
गवर्निंग अ वास्ट एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अब इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है तो उसको गवर्न करना भी कोई ईजी टास्क तो है नहीं। टू एंश्योर देयर इज़ नो कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ फ्यू ऑफ वन हैंड एंड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर वर्क आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेट्स द पावर ऑफ गवर्नेंस इनटू 3 ऑर्गन्स। अब उसको चलाने के लिए कोई अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर ऑफ गवर्नेंस होती है उसको 3 ऑर्गन में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज़ लेजिस्लेचर, सेकंड इज़ एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज़ जुडिशरी। लेजिस्लेचर इज़ द ऑर्गन that makes and passes the law to be implemented। लेजिस्लेचर का क्या फंक्शन होता है कि जो लॉज बनाए गए हैं उनको वो पास करें। एग्जीक्यूटिव का काम होता है इट इम्प्लीमेंट द लॉज मेड एंड पास बाय द लेजिस्लेचर। अब लेजिस्लेचर ने जो लॉ पास कर दिए हैं फिर वो एग्जीक्यूटिव के पास जाते हैं, वो लोग उसको फिर देखते हैं और फिर वो भी पास करते हैं। नेक्स्ट इज जुडिशरी इज़ द ऑर्गन दैट हैंडल्स द कोर्ट ऑफ लॉ इन आवर कंट्री। अब जो जुडिशरी है उनका क्या काम होता है, जो लॉज बनाए गए हैं कंट्री में, जो जस्टिस होता है, इक्वालिटी फॉर एवरी सिटीज़न इन द कंट्री, वो लोग उनका काम होता है सबको न्याय दिलाना, जस्टिस दिलाना। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड कीपिंग इन माइंड द वेलफेयर एंड सेफ्टी ऑफ एवरी सिटीज़न ऑफ आवर कंट्री। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट किया गया, बनाया गया, वो क्या ध्यान में रख के बनाया गया है कि जो एवरेज सिटीज़न है कंट्री की, उनके वेलफेयर और उनकी सेफ्टी को ध्यान में रख के बनाया गया है। इंडिया हैड सर्व्ड अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश राज फॉर मोर देन 100 ईयर्स। अब ब्रिटिश रूल कितना चला था हमारे इंडिया में? अबाउट 100 ईयर्स, 100 सालों तक चला था। बिफोर दैट एज वेल देयर वर मैनी सोशल लेवल्स सच एज कास्ट सिस्टम एंड डिस्क्रिमिनेशन दैट प्रिवेल्ड इन आवर सोसाइटी। ये सब होने के बाद बहुत सारे सोशल लेवल्स भी चले, जैसे कास्ट सिस्टम हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ये सब भी हुआ हमारी सोसाइटी में। To ensure that in the independent India every citizen is considered equal and their interests and rights are safeguarded। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ध्यान में रखा गया है कि सभी सिटीज़न को इक्वली ट्रीट किया जाए, इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स बनाए गए हैं। दिस राइट्स आर टू बी एक्सरसाइज बाय एवरी सिटीज़न एंड दे कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम देम। ये राइट्स सभी को दिए गए हैं। कौन कौन से राइट्स है? फर्स्ट इज़ राइट टू इक्वालिटी, मीन्स सभी को इक्वालिटी दी गई है, किसी को भी आप अनइक्वल नहीं मान सकते हैं। सभी सिटीज़न को एक जैसा देखा जाता है इन द आइज़ ऑफ लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग एवरी सिटीज़न को इक्वालिटी दी गई है, चाहे उसका कोई सा भी जेंडर हो, वो मैन हो, वुमेन हो, कोई सी भी कास्ट हो, कोई सा भी रिलीजन हो, नथिंग मैटर्स, सभी को इक्वालिटी दी गई है। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम। एवरी सिटीज़न को फ्रीडम है बोलने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, वो लोग फ्री हैं बिल्कुल, वो लोग कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी कंट्री में रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी राइट दिया गया है कि कोई भी सिटीज़न कोई से भी रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप मुस्लिम हैं तो आप हिंदू रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते हैं, या आप हिंदू हैं तो आप क्रिश्चियन रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते हैं। सभी को फ्रीडम दी गई है कि वो कोई सा भी रिलीजन फॉलो कर सके। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। सभी सिटीजन्स को और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट ऑल इट्स सिटीजन फ्रॉम एविल प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन सच एज चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड सो ऑन। चाइल्ड लेबर मीन्स बाल मजदूरी, जो छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ट्रैफिकिंग मीन्स जो इलीगली डीलिंग होती है, ट्रेडिंग होती है, दैट इज़ ओके। तो इन सब के अगेंस्ट भी लॉज बनाए गए हैं। नेक्स्ट इज़ एजुकेशन एंड कल्चरल राइट्स। सभी एवरेज सिटीज़न को, एवरेज चाइल्ड को फ्रीली एजुकेशन मिलने का भी राइट है। वो कोई से भी स्कूल में कभी भी कैसे भी एजुकेशन ले सकता है, किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी रिलीजन का हो, कैसे भी वो अपनी उनको फ्रीली एजुकेशन देने का भी राइट है। एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर और सोशल स्टेटस। एजुकेशन में सोशल स्टेटस का भी कोई मायने नहीं है, ना जेंडर का मायने रखता है,
कोई भी किसी भी स्टेटस का हो, सबको फ्रीली एजुकेशन मिलने का रूल है। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दिस राइट प्रेजेंट्स द पावर टू एवरी सिटीजन टू मूव टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ एनी वायोलेशन इन एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स। किसी को भी किसी भी राइट से कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग फ्रीली किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं। किसी भी तरह का उनके साथ वायोलेशन हुआ है तो वो लोग कोर्ट में जा सकते हैं। लास्ट वन इज सेक्युलरिज्म। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रमोट और प्रोपोगेट एनी वन पर्टिकुलर रिलीजन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता है। दिस मेक्स अवर कंट्री अ सेक्युलर कंट्री दैट रिस्पेक्ट्स एवरी रिलीजन एंड प्रोवाइड फ्रीडम टू इट्स सिटीजन टू फॉलो एनी ऑफ देयर चॉइस। इसलिए जो हमारी कंट्री है वो सेक्युलर कंट्री है, वो सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और उन्हें सिटीज़न को फ्रीडम दी गई है कि वो अपने रिलीजन खुद चूज़ कर सके। ओके, अंडरस्टूड।